हेलो दोस्तों, साथ आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तीन चार जो 95% कन्फर्म है ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इन क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट देख लो, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, तीन चार क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये कन्फर्म है 90% 95% कन्फर्म है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 24 तारीख को एग्ज़ाम है एजुकेशन का, तो देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तीन चार। ठीक है, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर चर्चा करिए जिनके कारण वे टेलीविज़न के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें बच्चों के ऊपर स्टडी करनी है कि टेलीविज़न की तरफ जल्दी आकर्षित क्यों होते हैं और उनके मानसिक और भावनात्मक पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मानसिक स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके ऊपर हमें स्टडी करनी है। तो आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि क्या क्या आप सभी को लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, आज के विश्व में बहुत प्रकार के संचार और माध्यमों का सम्मोहक आकर्षण न केवल वयस्कों पर है बल्कि समान रूप से बच्चों पर भी है। इसका जो प्रभाव है वो बड़े लोगों पर भी पड़ रहा है और बच्चों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बता रखा है, या न केवल टेलीविज़न और फिल्में हैं बल्कि अब इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन भी हो गए हैं। अब दोस्तों इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ये हमारा लाइफ का हिस्सा बन गए, एक तरीके से ये पार्ट बन गए हमारी लाइफ का। मोबाइल और इंटरनेट अब होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होने लगी हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन कंपलसरी हो गया है। जैसे अगर हमें कोई स्टडी भी करनी है तो हम सीधा यूट्यूब खोल लेंगे और उसके बारे में सर्च मारेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें पढ़ना है गूगल से सर्च मारेंगे। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन भी और इंटरनेट ये दोनों ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं लाइफ का, ज़िंदगी का। ठीक है, तो ये बता रखा है। अब आगे देखिए क्या बोल रखा है इनमें। तो आगे लाइन में क्या बता रखा है, बच्चों के संबंध में प्रभाव बहुत तीव्र हो गया है क्योंकि वे प्रभावनीय अवस्था में हैं। प्रभावनीय अवस्था में है यानी वो समझने की अवस्था में अभी। तो इसलिए बच्चों के लिए जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है ये मतलब एक तरीके से समझने का काम करता है कि क्या उन पे बताया जा रहा है, क्या टीवी पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बता रखा है। फिर इसलिए संचार माध्यमों की शोषणकारी शक्ति से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चे हैं प्रभावित जल्दी हो जाते हैं, टीवी पे जो दिखाया जा रहा है उनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। फिर आगे क्या बोल रखा है, लगातार टेलीविज़न देखने के स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव हैं जैसे आंखों में तनाव, निष्क्रियता, आलस्य। ठीक है, लगातार टीवी देखने के भी दुष्प्रभाव हैं, मतलब आप लगातार टीवी नहीं देख सकते हो, आंखों में तनाव पड़ सकता है बच्चों के। ठीक है, आलस्य आता है टीवी देखने से, ज़्यादा टीवी देखने से लगातार, अगर कोई टीवी देखता है लगातार तो आलस आएगा, आंखों में तनाव होगा, जलनपन होगा। ठीक है, तो बच्चों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आगे उनके चश्मे लग जाते हैं, बच्चों के 10 साल की उम्र में भी चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए लगातार टीवी देखना भी बेकार है, सही नहीं है बच्चों के लिए। अब इसके आगे क्या बता रखा है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, दिमागी असर पड़ता है। बच्चा एक ही चीज़ देखता रहता है, जैसे अभी पबजी आया था, पबजी बच्चा मतलब 10-10 घंटे लगातार खेल रहा है, तो इससे प्रभाव पड़ता है बच्चों के दिमाग पे, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अब आगे क्या बता रखा है, जो कि बच्चे विकास की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, बच्चे जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जो शुरुआती अवस्था में होते हैं, तो उन पे ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उन पे ज़्यादा फ़र्क डालता है। इस मामले में वे जो देखते हैं वह उनके विचारों और कार्य के मूर्त रूप देते हैं। बच्चों के विचारों और कार्य के रूप में प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं उसी तरह से वो करना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। विचारों में थिंकिंग मतलब दिमागी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि हाँ टीवी पे जो दिखाया है वही उसी तरह से वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें आप सभी को लिखनी है कि बच्चों के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है जब वो टेलीविज़न देखता है, मोबाइल देखता है, इंटरनेट यूज़ करता है, तो उनके दिमागी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कहीं हिंसक कोई चीज़ देख रहा है तो उसके दिमाग पे वही चीज़ पड़ जाएगी, बच्चे के दिमाग पे वो हिंसक हो जाएगा छोटे पैसे ही, अगर छोटे पैसे ही उसे हिंसा की चीज़ें दिखाई जाएँ। ठीक है, और अगर कोई सही चीज़ देख रहा है वो भी दोस्तों उसकी लाइफ का अच्छा पार्ट है, मतलब कि अच्छी चीज़ देख रहा है तो उसकी दिमाग पे वो प्रभाव पड़ रहा है। और अगर कोई गलत चीज़ देख रहा है तो वो भी उसके दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है। तो छोटे पैसे अगर बच्चा टेलीविज़न या इंटरनेट या मोबाइल यूज़ करता है तो जो वो चीज़ देख रहा है
उसी से उसका जो दिमाग है वो विकसित होता है, किस तरह से डेवलप होता है उसका माइंड। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। PDF आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग स्टडी कर सकते हो। और 50 रुपये लगेंगे दोस्तों सिर्फ, ठीक है, 50 रुपये पे कर देना और ये PDF आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। और दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, केस स्टडी क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 95% कन्फर्म है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। केस स्टडी के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ और थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है केस स्टडी। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। केस स्टडी शोध एक ऐसा शेष है जो किसी विषय इकाई पर केंद्रित होता है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संगठन हो, एक सांस्कृतिक समूह हो या फिर पूरा समुदाय हो सकता है। तो केस स्टडी का मतलब यही है किसी एक चीज़ पर फोकस करना, किसी एक चीज़ पर काम करना। जैसे मान लीजिए कि एक अस्पताल में कई सारे डॉक्टर हैं, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी एक चीज़ पे स्टडी करना। अब जैसे दिल का डॉक्टर है वो पूरी एक चीज़ पे स्टडी करेगा, हार्ट पे ही पूरी स्टडी करेगा कि उसमें कैसे बीमारी बनती है, ठीक है, तो कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। मतलब एक केस को ले लेगा, पर्टिकुलर केस को, कि इसके ऊपर स्टडी करके हमें बताना है कि कैसे वो ठीक होगा मरीज़, कैसे सभी बीमारियों का पता लगाना है। तो पूरी केस स्टडी करनी होगी हमें उसके ऊपर। इसी तरह से दोस्तों, जैसे कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो उसे स्टडी के लिए कैसे भेजना है। जैसे कोई ब्लाइंडेड पर्सन है तो उसे कैसे स्टडी करवानी है, पढ़ाई करवानी है। अब जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, फिर उनके लिए शिक्षा प्रदान करने का साधन क्या है। मैंने अपने स्कूल में देखा था, एक टीचर थे मेरे, तो मतलब आंखों से नहीं देख सकते थे। उनके लिए एक अलग से बुक थी जिस पे वो दाने दाने से बने हुए होते थे, ठीक है, तो उन्हीं पे हाथ रख के वो पढ़ाते थे बच्चों को। तो इसी तरह से उनके ऊपर पूरी स्टडी की जाती है कि कैसे ये लोग पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। जो कोई सुन नहीं सकता तो कैसे वो देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों पूरी स्टडी करनी पड़ती है एक इंसान के ऊपर कि कैसे बच्चों को शैक्षिक बनाया जाए, कैसे दुनिया में मतलब सारी चीज़ें समझाई जाएँ कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे उन्हें पढ़ाया जाए और आगे काबिल कैसे बने। इस तरह से दोस्तों केस स्टडी पूरी करनी पड़ती है। एक व्यक्ति हो सकता है या पूरा एक समूह हो सकता है, पूरे समूह के ऊपर हम केस स्टडी करें। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये लिखना होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए क्या बोला गया है। केस स्टडी में घटनाओं या परिस्थितियों के एक छोटे सेट के पूर्ण परीक्षण और अंतर संबंध पर ध्यान दिया जाता है। यानी एक अंदरूनी तरीके से केस स्टडी जब कोई करता है तो एक अंदरूनी तरीके से उस व्यक्ति पे फोकस कर सकता है, ध्यान कर सकता है, उसके ऊपर पूरी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये बता रखा है। इस प्रकार केस स्टडी मूल रूप से किसी विशेष मामले का विस्तृत और गहन अध्ययन है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से अध्ययन करना उसके ऊपर, उसे कैसे ठीक कराया जा सकता है, उसे कैसे काबिल बनाया जा सकता है पढ़ने के, तो गहन अध्ययन है, ठीक है। तो केस स्टडी इसका मतलब। अब हम दोस्तों कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं केस स्टडी के ऊपर। पीवी यंग के अनुसार केस स्टडी क्या है। केस स्टडी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण करने का एक तरीका है। वह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या यहाँ तक कि एक पूरा समुदाय हो सकता है। केस स्टडी हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। मतलब केस स्टडी का मतलब ही यही है, या तो हम पूरे एक समुदाय के ऊपर कर सकते हैं या किसी एक व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं कि हमें उसे कैसे प्रॉपर ठीक करना है, मतलब कैसे उसे समाज में रहने लायक बनाना है एक व्यक्ति को, कि अगर विकलांग है, नहीं सुन सकता है, ठीक है, नहीं देख सकता है, तो इस तरह से हमें कैसे काबिल बनाना है उस एक व्यक्ति को। या तो एक व्यक्ति हो सकता है या पूरा एक समुदाय हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें पूरी प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये हो गया पीवी यंग के अनुसार। अब मरियम के अनुसार देखिए, मरियम के अनुसार एक केस स्टडी एक सेटिंग या एक विषय के दस्तावेजों का एकल धरोहर या एक विषय घटना की विस्तृत परीक्षण है, ठीक है, विस्तृत परीक्षण है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक विषय के दस्तावेजों, जैसे एक विषय के दस्तावेजों पे स्टडी करना, ठीक है, किसी एक विषय के दस्तावेज पे स्टडी करना, किसी एक घटना पे स्टडी करना, किसी एक चीज़ पे पूरी स्टडी करना। जैसे कोई मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंडेड है, नहीं देख सकता है, तो उसी के दस्तावेजों पे स्टडी करना और उसी के घटना पे हमें पूरा वो
केस देखना कि कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसे काबिल बना सकते हैं। तो मतलब इनके अनुसार किसी पर्टिकुलर हमें एक चीज़ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो मारिया के अनुसार ये हो गया। अब स्टेक के अनुसार देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है। केस स्टडी एक पद्धतिगत वैकल्प नहीं है, बल्कि यह क्या अध्ययन किया जाना है का वैकल्प है, ठीक है। क्या अध्ययन किया जाना है का वैकल्प है, मतलब हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने वैकल्पिक बताया है कि केस स्टडी एक वैकल्पिक चॉइस है, इससे हमारा जो समाधान है वो निकल के नहीं आएगा, ठीक है। एक वैकल्पिक चॉइस इन्होंने बताई है। तो इनके अनुसार तो ये हो गया। अब मील और हुरबैन के अनुसार देख लो। एक केस का अध्ययन एक घटना की जांच है जो कि एक विशिष्ट संदर्भ के भीतर घटित होती है, ठीक है। एक केस का अध्ययन एक घटना की जांच है। एक केस का अध्ययन एक घटना की जांच है, मतलब एक घटना की जांच करना जो कि एक विशिष्ट संदर्भ के भीतर घटित होता है। उसके भीतर क्या क्या घटित है तो उसके ऊपर अध्ययन करना है इनके अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया मील के अनुसार। अब नेक्स्ट कोई दे रखा है, हाँ तो नेक्स्ट दे रखा है। ये इनके अनुसार देख लीजिए। केस स्टडी रिसर्च एक शोध रणनीति के रूप में डिजाइन, डेटा संग्रह तकनीकों और डेटा विश्लेषण के विशिष्ट दृष्टिकोण को कवर करने वाली एक सर्वव्यापी विधि है, ठीक है। डेटा को कवर करने वाली एक सर्वव्यापी विधि है। तो केस स्टडी इनके अनुसार ये है कि हमें एक डेटा मिल जाता है केस स्टडी में कि उस व्यक्ति में क्या दिक्कत है, ठीक है। केस स्टडी इसलिए की जा सकती है कि जो सामने वाले की चीज़ें हैं उन्हें हम लिख सकते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं, तो एक हम डेटा के तरीके से उन्हें एकत्रित कर सकते हैं और फिर बाद में उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, जो भी काम है वो कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इनके अनुसार डेटा विश्लेषण, ठीक है। तो ये है इनके अनुसार। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो थर्ड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना जो मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया है। बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका पर चर्चा करें। जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार का क्या असर होता है, विद्यालय का क्या असर होता है, समाज का क्या असर होता है, हमें इसके ऊपर बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें देखिए क्या बोला गया है। परिवार, विद्यालय और समाज सभी का बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परिवार, विद्यालय और समाज का सभी का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब वो छोटे होते हैं बच्चे तो उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है कि परिवार में किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जा रहा है, परिवार में किस तरह से लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब फ़र्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो देखते हैं उन सब चीज़ों को। तो उस हिसाब से परिवार, विद्यालय और समाज से बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आगे क्या बता रखा है। भविष्य के लिए छात्र को प्रशिक्षित करने में तथा उसे समाज का एक सक्षम सदस्य बनाने में विद्यालय की अहम भूमिका है, ठीक है। विद्यालय की अहम भूमिका है। बच्चों को विद्यालय में शिक्षा प्रदान कराना, उनके मानसिक विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा प्रदान कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विद्यालय में। अब आगे क्या बता रखा है। शिक्षार्थियों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना। समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। समूह में किस तरह से कार्य किया जाता है उसके लिए बच्चों को प्रेरित करना। अपनी कक्षाओं को केंद्रित करने में शिक्षकों का एक शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर ये बता रखा है, आगे देखिए क्या बता रखा है। विद्यालय शैक्षिक समुदाय के रूप में छात्रों को शैक्षिक प्रक्रिया के केंद्र में रखता है और विकास और प्रगति के लिए एक अनिवार्य कारक के रूप में उनके अभिन्न विकास पर विशेष ध्यान देता है, ठीक है। अभिन्न विकास पर विशेष ध्यान देता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है विद्यालय में, ठीक है। चाहे घर हो गया तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं अब दोस्तों परिवार में, ठीक है। परिवार में बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या बोल रखा है। जब हम बच्चों के सामाजिक विकास पर पारिवारिक प्रभाव की जांच करते हैं तो शैक्षिक प्रकार के अभिव्यक्ता के अर्थ में इसका निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। पहले सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक व्यवहारिक व्यवहार जो बच्चे सहकर्मियों के संपर्क में दर्शाते हैं, सहकर्मियों के संपर्क में दर्शाते हैं। घर में जैसे लोग होते हैं उसी तरह से बच्चे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई आप हो गए या कोई और हो गया, जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करोगे उसी तरह से बच्चे व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो ये बता रखा है। अब आगे देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने। उन सामाजिक अंतक्रिया के परिणाम हैं जो बच्चे ने परिवार में हासिल किए हैं और माता पिता की शैक्षिक शैलियों से सीधे प्रभावित हैं। माता पिता के सीधे शैक्षिक शैलियों से प्रभावित हैं और जो बच्चे ने परिवार में हासिल किए हैं कि बच्चों को किस तरह से रखा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ बच्चा घर से ही सीखता है पहले, तो ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। फिर आगे क्या बता रखा है। अधिकांश बच्चों के लिए परिवार विकास की प्राथमिक पृष्ठभूमि है। प्राथमिक पृष्ठभूमि है बच्चे के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ठीक है।
जैसे बच्चों को रखोगे उसी तरह से उनका विकास होगा। तो पृष्ठभूमि है सबसे पहले परिवार, तो परिवार से ही सारी कुछ चीज़ें बच्चा सीखता है। अब आगे क्या बता रखा है, आज परिवार अलग अलग प्रकार के रूप में लेता है, चाहे वह केवल एकल परिवार हो, एकल माता पिता परिवार हो, सौतेले परिवार हो या दस्तक परिवार हो। ठीक है, उनमें से सभी एक आवश्यक कार्य को साझा करते हैं। जो भी परिवार है वो अपने कार्य को साझा करता है, चाहे एकल परिवार हो, चाहे एकल माता पिता परिवार हो, तो वो सारी चीज़ें साझा करता है बच्चों के साथ में। वे अपने बच्चों के समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे अपने बच्चों के समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस तरह से माता पिता बच्चों को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो वो समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है, वे अपनी संस्कृति के मानकों, मूल्यों और व्यवहारों और विश्वास को ढालते हैं ताकि बच्चे बड़े होकर अपने समुदाय के सकारात्मक और सृजनात्मक सदस्य बन सकें। ठीक है, तो विश्वास के ऊपर ढालते हैं, किस तरह से विश्वास करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को उस तरह से बनाया जाता है कि वह समुदाय के सकारात्मक और सृजनात्मक सदस्य बन सकें। अब आगे क्या बता रखा है, कुछ परिवार के पास अधिक पैसे होते हैं और कुछ परिवार के पास पैसे ही नहीं होते। ठीक है, गरीब परिवार के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। तो उसी तरह से बच्चों को शिक्षा भी मिलती है। जैसे वे अगर अच्छे परिवार से, पैसे वाले परिवार से बच्चा, तो उसे शिक्षा भी अच्छे स्कूल में मिलेगी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चा तो शिक्षा भी उसे अच्छे स्तर पर दी जाएगी। और जो गरीब होगा फिर उससे भी दोस्तों शिक्षा एक अलग हिसाब से मिलेगी, मतलब वो एक लाचार सा रहेगा, शिक्षा उसे पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है जो गरीब परिवार से रहता है। तो ये बता रखा है दोस्तों कि परिवार का जो असर है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर पड़ता है कि यहाँ गरीब परिवार है तो बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कि अगर हमारे पास साधन नहीं है गरीब परिवार के पास में तो किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाए, किस तरह से बच्चों को पढ़ने के काबिल बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें परिवार के ऊपर होती हैं। और जो मतलब जिसके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो तो बच्चों को पढ़ा देगा कि हाँ ठीक है इसके बाद ये कराना है वो कराना है, तो बच्चा उस तरह से विकसित होता है कि पैसे वाले घर में बच्चा अलग विकसित होता है और गरीब परिवार में बच्चा अलग विकसित होता है, मतलब अलग तरीके से सोचता है। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो गरीब परिवार से होता है। ठीक है, तो उनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है गरीब परिवार के बच्चों को कि किस तरह से समाज में हमें रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक परिवार हमें समझाता है। तो अब ये तो परिवार के रूप में हो गया। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। अब दोस्तों विद्यालय का समझ लीजिए, बच्चों के ऊपर विद्यालय का क्या फ़र्क पड़ता है। विद्यालय विकास का एक और संदर्भ है। ठीक है, विद्यालय विकास का एक और संदर्भ है। 6 वर्ष से 17 वर्ष तक के बच्चे 6 से 7 घंटे विद्यालय में बिताते हैं। ठीक है, 6 से 17 वर्ष तक के बच्चे 6 से 7 घंटे विद्यालय में बिताते हैं। बच्चे विद्यालय में शैक्षिक कौशल सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, अंक गणित, ये सारी चीज़ें हमें विद्यालय में सिखाई जाती हैं, जो मेन पार्ट है हमारा। ठीक है, कि शिक्षा प्राप्त कराने का ये हमारा मेन पार्ट है विद्यालय, कि हमें जैसे पढ़ना, सीखना, लिखना, बोलना, समझना, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल से ही मिलती हैं, विद्यालय से ही मिलती हैं। ठीक है, बड़े बच्चों को और किशोरों को उच्च शिक्षा या कार्यबल प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब शिक्षा प्रदान कराई जाती है बड़े बच्चों को कि जिससे कि वो आगे काबिल बन सकें, आगे कुछ कार्य कर सकें, देश के लिए हो गया, ठीक है, जैसे समाज के लिए हो गया, आगे कुछ कार्य कर सकें। तो इस काबिल बड़ों और किशोरों को बनाया जाता है शिक्षा प्रदान करा के। अब आगे देखिए क्या बोला है, लेकिन विद्यालय बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए समाजीकरण की भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन विद्यालय बच्चों को अच्छा बनाने में, नागरिक बनाने के लिए समाजीकरण की भूमिका निभाता है। अच्छा नागरिक बनाने के लिए विद्यालय अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है, आज के विद्यालय का महत्व इस अर्थ में प्रचलित होता है कि विद्यालय में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें छात्र सफल और पूर्ण महसूस कर सके। विद्यालय में ऐसा माहौल होना चाहिए जहां बच्चे सफल और पूर्ण महसूस कर सकें, मतलब अच्छा फील कर सकें कि हाँ मैं, मतलब उन्हें ऐसा काबिल बनाया जा सके जिससे कि वो सफल हो सकें हर काम में। ठीक है, तो इस तरह का विद्यालय का माहौल होना चाहिए। विद्यालय वह स्थान होना चाहिए जहाँ वे अपने ज्ञान, कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ज्ञान और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, विवादों को अहिंसक तरीके से सुलझा सकें। ठीक है, विवादों को अहिंसक तरीके से सुलझा सकें। आगे क्या बताया है, आकर्षक और काल्पनिक तरीके से सीखें, समूह कार्य और दूसरों के साथ संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकें, अधिक दयालु बन सकें तथा ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर सकें जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है।
तो ठीक है दोस्तों, यही सारी चीज़ें बता रखी हैं कि विद्यालय में किस तरह से बच्चा अपना माइंड विकास करता है, मतलब क्या क्या शिक्षा प्रदान करता है। 6 से 17 साल की उम्र में जो बच्चे का डेवलपमेंट है, विकास, वो स्कूल में ही होता है। कि जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल टाइम में ही आप सभी को पता लग जाता है कि हाँ मैंने 10वीं पास कर लिया, अब मेरे को कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है, कि मैं इसका भी लूँ। तो वो स्कूल में ही बच्चा काबिल बन पाता है कि हाँ अब 12th के बाद मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है। स्कूल में जो हमें शिक्षा मिलेगी उसी के बेस पे हम लोग तैयार हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद्यालय में सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी जरूर करना, जो मैंने ये बताया स्कूल का। ठीक है, और अब आखिरी देख लेते हैं। अब आखिरी लास्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है। शोध रिपोर्ट क्या है? शोध रिपोर्ट का मतलब है किसी एक बीमारी के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हमें उसके ऊपर शोध करना। ठीक है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, डाटा बनाना, किस तरह का डाटा हमें बनाना है जिससे कि उसकी सारी बीमारियां ठीक की जा सकें। ठीक है, जैसे विकलांग बच्चे हैं तो उसके ऊपर पूरा शोध करना, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, किस क्या क्या बीमारियां हैं, तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना है चौथे का आंसर। तो थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए इसमें क्या बोला गया है। शोध रिपोर्ट तैयार करना संपूर्ण शोध कार्य करने की भांति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह मात्र शोधकर्ता की संतुष्टि के लिए तैयार नहीं की जाती। शोध अध्ययन का कुछ सामाजिक मूल्य होना चाहिए ताकि जब अनुसंधान अध्ययन पूरा हो जाए तो इसके निष्कर्ष का उपयोग सभी के लिए हो सके। अब जैसे कोई डॉक्टर किसी के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है, किसी हार्ट के ऊपर हो गया या दांतों के ऊपर हो गया, तो उसने पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर ली। अब दूसरा डॉक्टर भी आएगा तो वो रिपोर्ट देख सकता है कि क्या क्या इस मरीज़ को बीमारी है। ठीक है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पूरी रिपोर्ट हम उसके ऊपर तैयार कर सकते हैं और वो सबके लिए काम आ सकती है। तो इसी तरह से है कि ब्लाइंडेड पर्सन हो गया, ठीक है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करना जिससे कि सभी देख सकें कि क्या इसको बीमारी है, इस व्यक्ति को बीमारी है। तो ये एक रिपोर्ट पूरी तैयार करना हमारे लिए, ठीक है, ज़रूरी है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। इसलिए किए गए पूरे कार्य को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, पूरे कार्य को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब पूरी रिपोर्ट में सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। शोध रिपोर्ट का उद्देश्य पाठकों को समस्या की जांच, समस्या के समाधान के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, जांच के परिणाम और परिणामों से अनुमानित निष्कर्ष बताना होता है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें बता सकते हैं, ये चीज़ें हैं इस व्यक्ति के अंदर और ये बीमारियां हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के अनुसार हम बता सकते हैं दूसरे को। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं छोटे डॉक्टर होते हैं, फिर वो बड़े डॉक्टर आते हैं, हम रिपोर्ट के जरिए ही सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे डॉक्टर होते हैं जैसे, तो वो एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, फिर जब बोलते हैं कि बड़े डॉक्टर आएंगे ये आएंगे, तो वो देखते हैं, वो आपकी रिपोर्ट ही देखते हैं, वो रिपोर्ट देख के ही उस व्यक्ति को जज करते हैं कि इस बच्चे को, इसको क्या बीमारी है इस व्यक्ति को। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है इसलिए। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट देखिए इसमें, अनुसंधान रिपोर्ट का प्रूफ। जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल ने सुझाव दिया कि एक शोध रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है। ठीक है, एक शोध रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है जो किसी समस्या की जांच या अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार कराता है, समस्या को संबोधित करके उनकी पहचान कराता है। ठीक है, समस्या को संबोधित करके उनकी पहचान कराता है, समस्या की पहचान कराता है। एक रिपोर्ट है, समस्या की पहचान कराती है। इसमें डेटा का संग्रहण, विश्लेषण और शोधकर्ता द्वारा डेटा की व्याख्या करना शामिल है। यह दर्शकों पाठकों के लिए बनाया जाता है, जिसकी लंबाई और प्रूफ में विभिन्नता देखी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों रिपोर्ट का मतलब ही समझ जाओ, यह दर्शकों और पाठकों के लिए बनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, उसने अभी रिपोर्ट बना दी, अगर वह 10 साल बाद भी आता है तो वो रिपोर्ट देख के ही बताएगा कि इसको क्या बीमारी थी और फिर से इलाज शुरू किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है बनानी। तो रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है तो ये भी देख लो दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं इसमें कि रिपोर्ट का मतलब क्या है, कि किसी व्यक्ति के ऊपर जांच करना, उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट बना के उसके अंदर की जो भी बीमारियां उसे देखना कि हाँ इसके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, पूरा एक रिपोर्ट के ज़रिए तैयार करना, फिर उसका समाधान निकालना। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में
की जा सकती हैं। और कोई डॉक्टर दूसरा भी आता है तो वो रिपोर्ट देख के ही बताता है कि इसको ये दवाई दी जाए, वो दवाई दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चारों के चारों जरूर आ सकते हैं। 90% कन्फर्म है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जो मैंने एक बताया केस स्टडी वाला, ये तो जरूर करना, ये कन्फर्म है, 90% जरूर पूछा जा सकता है। और दूसरा है दोस्तों विज्ञापन वाला, ठीक है। विज्ञापन टेलीविज़न से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी ज़रूर करना है। और तीसरा दोस्तों विद्यालय परिवार से बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। विद्यालय में क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों के मानसिक विकास में क्या असर होता है, तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।